ऑडिबल। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला फ्रॉम गया जी बिहार आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 2026वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आप सबों का पुनः अभिनंदन। आज के इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित है होम्योपैथी जगत के एक समर्पित, सेवा भावी एवं प्रेरणादायक चिकित्सक डॉक्टर मनोज मकानी। डॉक्टर मनोज मकानी बीएचएमएस एवं एमडी योग्यताधारी चिकित्सक है। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। वे न केवल एक कुशल चिकित्सक हैं, बल्कि होम्योपैथी के प्रचार प्रसार एवं समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है घर घर होम्योपैथी, जिसके माध्यम से वे समाज के प्रत्येक वर्ग तक होम्योपैथिक चिकित्सा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दिशा में उन्होंने पिछले 5 वर्षों में गुजरात में 1300 से अधिक निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया है, जो उनकी सेवा भावना एवं समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। डॉक्टर मकानी गुरुकुल होम्योपैथी के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का भी कार्य कर रहे हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी होम्योपैथी की शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त वे विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल वर्कशॉप का भी आयोजन करते हैं, जिसमें उन्हें स्टाइपेंड के साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे क्लिनिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। डॉक्टर मनोज मकानी का व्यक्तित्व सेवा, शिक्षा एवं चिकित्सा का अद्भुत संगम है, जो उन्हें एक उत्कृष्ट चिकित्सक एवं प्रेरणादायक वक्ता भी बनाता है। आज के इस वेबिनार में हम सभी उनके अनुभव, सामाजिक दृष्टिकोण एवं कार्यों से निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। हम सभी की ओर से डॉक्टर मनोज मकानी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका आज का टॉपिक है इजी केस टेकिंग एंड सिंपल होम्योपैथी। सो डॉक्टर मनोज मकानी, आपका पुनः आईएफपीएस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू डॉक्टर। ओके, थैंक यू मैडम। मैं आपका आईएफपीएच की पूरी टीम का, सहानी सर का, सबका आभारी हूँ। मेरी आवाज आ रही है? यस एम आई यस ऑडिबल? यस, आ रही है, कंटिन्यू करें। ओके, मैं मोबाइल में से हूँ, तो आपको यस मेरा यस, यू आर चेहरा नहीं ऑडिबल। दिखेगा, पीपीटी विजिबल होगी। तो आज हाँ, सभी, आपकी पीपीटी विजुअल हाँ है। हाँ, सभी मित्रों का स्वागत है। और आज हमने जो टॉपिक चूज किया है, द आर्ट ऑफ केस टेकिंग, क्योंकि डॉक्टर एलिजाबेथ कहते हैं कि अ वेल टेकन केस इज हाफ क्योर। ज्यादातर होम्योपैथ इधर ही आके फंस जाते हैं कि केस कैसे लें। काफी सारे हमारे पास जो नए नए बच्चे जुड़ते हैं, वो बोलते हैं कि सर, पेशेंट तो बोल ही नहीं रहा है, पेशेंट कुछ डाटा ही नहीं दे रहा है। और काफी सारे अलग अलग स्कूल ऑफ होम्योपैथी हैं, जो अलग अलग तरीके से केस टेकिंग करने की सलाह देते हैं। सबका अपना अपना एक देखने का नजरिया होता है। और उस बीच हमें देखना है कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकली केस टेकिंग कर पाए। और हम यहाँ पे कहेंगे कि केस टेकिंग शब्द है, हम यहाँ पे चूज करते हैं केस रिसीविंग। टेकिंग मतलब हम जहाँ पे एक्टिव हैं लेने के लिए, और रिसीविंग मतलब हमें जो मिल रहा है वो हमें लेना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा अपने टॉपिक को केस टेकिंग की जगह केस रिसीविंग बोलूंगा। और हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमें इजीली केस के तरफ जाना है। तो जब हमारे पास कोई मरीज आते हैं जिनको दवाई का जरूरत होता है, तो वो ज्यादातर कुछ ना कुछ तकलीफ लेकर आते हैं। उनको कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, और वो आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे ये तकलीफ है। तो हम किस तरीके से शुरू करेंगे? तो पहली बात हमारी, आप गांठ बांध लीजिए कि देयर इज नो आइडियल परफॉर्मा फॉर केस रिसीविंग। कुछ ऐसा स्ट्रक्चरलाइज नहीं होता है कि पहले यही आना चाहिए, बाद में यही आना चाहिए, बाद में यही आना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। पेशेंट डिसाइड करेगा, हमारे पास आने वाला मरीज डिसाइड करेगा कि हमारा केस टेकिंग किस तरीके से जाएगा और किस तरीके से वो अपना केस हमें देना चाहता है।
काफी बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास मरीज ने ओपीडी में एंट्री लिया और वो अपना नाम भी नहीं बताते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को ये दिक्कत है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। तो हम उसका प्रीलिमिनरी डेटा भी बाद में कलेक्ट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बार पहले नाम ही पूछा जाए। अगर मरीज आके हमें कुछ बता रहा है तो हम रिसीवर मोड पे हैं। हमारे एक सर हैं जो बहुत अच्छी बात हमें बताते हैं कि वी आर बेगर्स एंड बेगर्स हैव नो चॉइस। मतलब हमें अपना स्तर उस लेवल का रखना है कि हमें जो मिले वो लेना है। ऐसा नहीं है, हमारी चॉइस नहीं होनी चाहिए कि पहले मैं ये लूं, बाद में मैं ये लूं, बाद में मैं ये लूं, ऐसा नहीं। हमें जो मिल रहा है हमें उसको कलेक्ट करना है और धीरे 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 आगे बढ़ना है। तो पहले केस रिसीविंग में क्या क्या आएगा? तो प्रिलिमिनरी डेटा है, नेम, एज, सेक्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। उसके बाद चीफ कंप्लेन है, चीफ कंप्लेन का भी ओरिजिन है, ड्यूरेशन है, प्रोग्रेस है, एलएसएमसी है। एलएसएमसी का मतलब होता है लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कंकोमिटेंट। उसके बाद आता है एसोसिएटेड कंप्लेंट्स, पास्ट हिस्ट्री, अदर कोई डिसीज हुए हैं, कुछ सर्जरी वगैरह हुई है तो, फैमिली हिस्ट्री, फिजिकल जनरल्स, थर्मल, थर्स्ट, स्लीप और माइंड फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ ड्रग। हम प्रायोगिक तौर पे अपने निशुल्क होम्योपैथिक शिविर एवं क्लिनिक के अंदर पेशेंट के पास से इतना डेटा कलेक्ट करने का प्रयत्न करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार हर डेटा मिल ही जाए, ऐसा नहीं होता है। काफी बार कुछ डेटा मिलता है, कुछ डेटा मिस होता है, कुछ डेटा नहीं भी मिलता है। जरूरी नहीं है कि आपको जिस सीक्वेंस में हमने लिखाया उसी सीक्वेंस में डेटा मिले। काफी बार हम इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं इन सब चीजें से, मतलब पहले पेशेंट का नाम ही आना चाहिए। जरूरी नहीं है। पेशेंट ने आके बताया कि डॉक्टर साहब बवासीर का दिक्कत है, वो राजू भैया ने बताया कि डॉक्टर साहब बवासीर का खूब बढ़िया दवाई करते हैं। वैसे डॉक्टर साहब और कुछ खून वून तो नहीं गिरता है, लेकिन बहुत जलन होती है, बहुत जलन। सुबह पैखाना जाने के बाद तो हमसे रहा ही नहीं जाता। अगर पेशेंट ने आके ये बता दिया तो इसमें उन्होंने चीफ कंप्लेन भी बता दी, चीफ कंप्लेन के अंदर सेंसेशन भी बता दिया और उस सेंसेशन की मोडालिटी भी बता दी। तो इस पहले हमें जो मिल रहा है वो रिसीव करना है। इसको बायफरगेट या तो इसको हमें जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से हम बाद में बनाएंगे, उस तरीके से हम इसको बाद में डिजाइन करेंगे। होप आपको क्लियर होता होगा। अभी तक उस पेशेंट ने अपना नाम भी नहीं बताया है कि डॉक्टर साहब मेरा नाम लक्ष्मण भाई है। नहीं, उसने तो बताया कि राजू भाई ने आपके पास भेजा, बवासीर की बहुत दिक्कत है और सुना आप बवासीर का बहुत बढ़िया दवाई करते हैं। कई बार पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब बवासीर हो गया, लेकिन फिर क्या था कि मुझे लगा कि मुझे होम्योपैथी ही लेना चाहिए, क्योंकि 10-12 साल पहले मैं जब छोटा था तो मुझे अस्थमा की दिक्कत थी और तब मैंने दवाई होम्योपैथी ही ली थी और उससे मुझे अच्छा हो गया। तो पेशेंट ने साथ साथ पास्ट हिस्ट्री भी दे दी, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें अपना नाम तक नहीं बताया है। तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ सीक्वेंस में मिले। कई बार वो क्लिनिक में आके ही बोलेंगे डॉक्टर साहब थोड़ा पंखा फास्ट करवा दीजिए ना, डॉक्टर साहब थोड़ा एसी अच्छा बढ़िया कर दीजिए ना, मुझे थोड़ा घुटन सी हो रही है, मुझे गर्मी लग रही है। कई बार वो बोलेंगे डॉक्टर साहब पानी मिलेगा क्या, या तो अपने साथ पानी की बोतल लेके आए हैं और थोड़ी देर में पानी पीने लगे। तो उन्होंने बता दिया कि ही इज अ हॉट, ही इज अ थर्स्टी, उसको क्लोज चेम्बर में एग्रावेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? होम्योपैथ को अपने सब सेंसेस को साउंड रखना पड़ता है और हमें ऑब्जर्व करना है। काफी बार पेशेंट आते हैं तो उनका ऊपर का पहला बटन खुला रहता है, कोई बहुत अट्रैक्टिव क्लोथिंग्स वियर करके आते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। कोई ऐसे होंगे जो ऐसे ही कोई भी बिना स्त्री
किए हुए, ऐसे ही कपड़े पहन के आ गए, कोई पुराने कपड़े पहन के भी आए होंगे। तो ये सब हमें ऑब्जर्व करना है, उसको उन सब चीजों से हमें डेटा मिलता है। और फिर से मैं आपको बताता हूं, अ वेल टेकन केस इज हाफ क्योर। और हमारा केस क्योरेबल है या अनक्योरेबल है, ये कहां से डिसाइड होगा? कि हमें कितने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिलते हैं, वहां से डिसाइड होगा। और अगर फिजिशियन स्किलफुल है तो वो कैसे भी मुश्किल केस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ढूंढ लेता है, और एक केस जो एक फिजिशियन के लिए इनक्योरेबल है, वही केस दूसरे फिजिशियन के लिए क्योरेबल हो सकता है। और यही होम्योपैथी की ब्यूटी है। काफी बार हमारे ऐसे केसेस निकले हैं कि हमने 2 3 4 मेडिसिन को चेंज कर लिया, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था। फिर हमने अपने सर को उस केस को रिफर किया, और फिर सर ने वो केस लिया तो सर बताए कि तुम यहाँ मिस कर गए थे, तुम यहाँ मिस कर गए थे। और उसी केस में सर को सिर्फ 1 या 2 खुराक दवाई से ही बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने लग गया। तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवाई सिलेक्ट करने के लिए केस टेकिंग बहुत पावरफुल होना चाहिए, केस रिसीविंग बहुत पावरफुल होना चाहिए, और अपनी सारी सेंसेस एकदम साउंड होनी चाहिए। हम ओवरऑल आपको एक ही स्लाइड में दिखा रहे हैं कि इतना डेटा हमें लेना है। इतना क्लियर हुआ? वेरी गुड। कितना भी स्टबर्न डिसीज हो, आइडेंटिफाइंग द चीफ कंप्लेंट। पेशेंट आके बोलता है डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, पथरी का बीमारी है, तो राइट साइड बहुत पेन हो रहा है। तो कैसे शुरू हुआ, उसका ओरिजिन क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है? ओरिजिन का मतलब होता है कैसे शुरू हुआ, ड्यूरेशन का मतलब होता है कैसे आगे बढ़ा। Patient often have a multiple pains, but the chief complaint is the anchor, the specific condition that have forced them into your clinic today. पेशेंट को बहुत सारी दिक्कत है, डॉक्टर साहब मुझे ये स्किन का प्रॉब्लम भी है, बाल भी झड़ रहे हैं, एंजाइटी भी बहुत हो रहा है, लेकिन वो सब तो चलेगा, ये बवासीर है ना डॉक्टर साहब, ये बहुत दिक्कत कर रहा है। तो इसमें दूसरी सारी जो कंप्लेंट्स हमें मिली वो सब एसेसरी कंप्लेंट्स हैं, चीफ कंप्लेन बवासीर है। क्लियर हो रहा है? तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट की चीफ कंप्लेन क्या है। और पहले मोड में केस रिसीविंग के 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में पेशेंट बोलता है, हमें सिर्फ सुनना है। मरीज बोलेगा डॉक्टर साहब ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे सब मरीज हमें बताएगा। हमें सिर्फ सुनना है, और वहां पे हाँ बराबर ओके और बताइए आगे पहले क्या हुआ है, इस तरीके की सब बातें करनी है, और मरीज के पास से सुनना है। मतलब केस टेकिंग के पहले पार्ट के अंदर पेशेंट इज एक्टिव, फिजिशियन इज पैसिव। पेशेंट एक्टिव है, फिजिशियन पैसिव है, हम फिजिशियन को सिर्फ सुनना है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ केस टेकिंग हुआ। काफी बार बच्चे आते हैं, सर आपने तो कुछ पूछा ही नहीं। पूछना केस टेकिंग नहीं है। केस रिसीविंग का मतलब होता है ऐसा माहौल देना कि जिस माहौल के अंदर मरीज खुल के अपनी दिक्कतों के बारे में चर्चा कर सके, अपनी दिक्कतों के बारे में बता सके। बात समझ में आ रही है? केस टेकिंग या केस रिसीविंग उसे ही कहते हैं कि जहां पे मरीज अपने आप, आइडियल केस रिसीविंग यही है कि हमें एक भी सवाल ना पूछना पड़े और मरीज अपने आप सब कुछ बता दे। लेकिन आपको मालूम होगा कि आइडियल थिंग्स आर नॉट पॉसिबल ऑलवेज। सो आइडियल थिंग्स ऑलवेज पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन हमें उस लक्ष्य को ध्यान में रख के चलना है। मतलब फिजिशियन को बहुत कम से कम बोलना है। ज्यादातर हमारी प्रॉब्लम यही शुरू होती है, हम केस रिसीविंग की जगह केस डिगिंग शुरू कर देते हैं, हम खोद खोद के वहां से निकालना चाहते हैं। पेशेंट को हम, मरीज को पूछ पूछ करके खोद खोद के निकालते हैं। मतलब हमारा वहां
ऐसा होता है कि मरीज को हम ऐसा कहते हैं कि हमें चाहिए वो डेटा तू दे। केस रिसीविंग ये होता है कि मरीज जो डेटा दे रहा है वो डेटा हमें लेना है, वो इंफॉर्मेशन हमें लेनी है, वो माहिती हमें लेनी है। लेकिन हम अपने आप को बहुत तुरमखान समझते हैं, हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत होशियार डॉक्टर हैं। जैसे ही मरीज आए हम पूछने लग जाते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। और दिक्कत की बात यह है कि हम अनअवेयर हैं। और फिलोसॉफी के अंदर कहा गया है कि बिगेस्ट सिन इज इग्नोरेंस। मतलब सबसे बड़ा पाप यह है कि हमें अपने अज्ञान के बारे में मालूम ही नहीं है। हमको ऐसा ही लगता है कि मुझे तो केस टेकिंग आता है, मैं तो अच्छा केस ही लेता हूं। लेकिन आइडियल केस वो है कि जहां पे मरीज कुछ ना बोले, फिर भी फिजिशियन, मरीज अपने आप सब कुछ बोले बिना फिजिशियन के पूछे। बात समझ में आ रही है? हमें सिर्फ इतना ही कहना है, बोलिए क्या दिक्कत है, और अपने आप मरीज बोलता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए, और फिजिशियन लिखता जाए, समझता जाए, लिखता जाए, समझता जाए। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ केस रिसीविंग ज्यादातर आइडियल होना चाहिए, जहां पे मरीज एक्टिव है और फिजिशियन पैसिव है। मरीज बोलेगा, हमें तो सिर्फ इतना ही कहना है, या जी, ओके, और बताइए, और क्या दिक्कत है, और बताइए, इतना ही। उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ केस टेकिंग आता है, जहां पे मरीज भी एक्टिव है और फिजिशियन भी एक्टिव है, मतलब दोनों एक्टिव हैं। और यहाँ पे हमें जो भी मरीज ने जितनी भी तकलीफें लिखवाई, बाल जड़ रहे हैं, गैस हो रही है, डकार आ रही है, बवासीर हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, पथरी हो रही है, पैर में दर्द हो रहा है, जितने भी दिक्कतें लिखाई है, उन दिक्कतों में एलएसएमसी को कंप्लीट करना है, ओडीपी को कंप्लीट करना है। मतलब पथरी है तो किधर है, कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, पथरी में दिक्कत क्या होती है, कुछ कुछ सवाल पूछने हैं, जिन सब ब्रॉड एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसे सवाल कि जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हम भूल ही वही करते हैं कि अपना नॉलेज है, मुझे सब कुछ आता है, ये दर्शाने के लिए हम तुरंत ऐसे सवालात करने लग जाते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में होता है, और उससे हमारा मरीज हमसे खफा हो जाता है। तो यहाँ पे फिजिशियन को ब्रॉड एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, और उसका ओरिजिन, ड्यूरेशन, प्रोग्रेस, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट, ऐसा कुछ अगर पेशेंट ने अपने आप से नहीं बताया है तो उसको कंप्लीट कर देना है। एम आई क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारी गलती यही होती है, हमारा केस ही अच्छे से लिया हुआ नहीं होता है। केस रिसीविंग के दौरान हम अपने अंदर के अहंकार में रहते हैं कि मुझे तो आता है, ये केस तो मैं यूं सॉल्व कर दूंगा, मैं अपना सारा नॉलेज इस पेशेंट को दिखा के इंप्रेस कर दूं। हम उसको समझाने लग जाते हैं, आपका डिसीज ऐसे है, इसकी ये पैथोफिजियोलॉजी है, ऐसे होता है, ये होता है। ये सब कुछ केस रिसीविंग के दौरान नहीं करना होता है। केस रिसीविंग के दौरान ऐसा माहौल देना है हमारे मरीज को कि जिस माहौल के अंदर वो खुल के अपनी दिक्कतें हमें बता पाए। इतना होने के बाद ओडीपी, मतलब ओरिजिन, ड्यूरेशन और प्रोग्रेस, एलएसएमसी कंप्लीट करने के लिए दोनों को एक्टिव होना है। और जो जो ब्लैंक रह गए हैं, जो जो खाली जगह है, जहां जहां इनकम्प्लीटनेस है, उसको कंप्लीट करने के लिए ही क्वेश्चन पूछने हैं, और वो भी ब्रॉड एंडेड क्वेश्चन। मतलब आपको पथरी में दिक्कत क्या हो रही थी, आपको बवासीर में क्या दिक्कत होती है, तो पेशेंट बताएगा कि मुझे खून आता है, मुझे बर्निंग होती है, मुझे कटिंग होती है। ऐसा पेशेंट को ऐसे नहीं पूछना है, आपको खून आता है। अगर ऐसा पूछेंगे तो वो हाँ या ना में जवाब देगा और गलत डेटा मिलेगा।
हमारा पूरा प्रिस्क्रिप्शन ही केस रिसीविंग के ऊपर होता है। गलत डेटा मिला तो गलत प्रिस्क्रिप्शन होगा और हम गलत दवाई की ओर जाएंगे, फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा और हम बोलेंगे इतना मटीरिया मेडिका पढ़ लिया, इतने लेक्चर देख लिए, इतना रेपर्टराइजेशन किया, फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट इसीलिए नहीं मिला क्योंकि हमने बेसिक केस रिसीविंग में ही भूल की है और हम उसके प्रति अनअवेयर हैं। सो अवेयरनेस इज द बेस्ट मेडिसिन। हमें अपने इग्नोरेंस के प्रति अवेयर होना है और उस पाप से मुक्त होना है। और बोनी हुसैन कहते हैं कि अगर अवेयरनेस एक इग्नोरेंस के प्रति आती है तो हर इग्नोरेंस के प्रति आएगी। अगर अपने एक अज्ञान के प्रति हम अवेयर हो गए तो अपने हर अज्ञान के प्रति हम अवेयर हो जाएंगे और हम अपने स्पिरिचुअल पाथ में भी आगे बढ़ेंगे। हम पाप में से मुक्त होते होते सत्य के, ट्रुथ के नजदीक जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? होम्योपैथी इट अवेयरनेस पहले हमें लानी है। हमें यह मानना होगा कि हम अभी तक जो हनीमैन हमसे चाहते हैं वो आइडियल थिंग नहीं कर पाए हैं। मास्टर हनीमैन जो क्वालिटीज हम में चाहते हैं वो क्वालिटीज तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। तभी तो उन क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए या तो उन क्वालिटीज की तरफ जाने के लिए हम मेहनत करेंगे। अगर हम ऐसा ही मान के चलेंगे कि मैं परफेक्ट हूं, मुझे सब कुछ आता है और मैं करता हूं वो बेस्ट है, तो बेस्ट में कोई अच्छा होने की संभावना नहीं है। अगर परफेक्ट है तो उसको अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। जो इम्परफेक्ट है उसको सुधारा जा सकता है। जो गुड है उसको बेटर बनाया जा सकता है। बेस्ट में कोई सुधार की अपेक्षा नहीं होती है। और हमें यह समझना है कि हमारी 25 सालों की, 30 सालों की या 5 लाख, 10 लाख या 25 लाख पेशेंट की, मरीज के अनुभव के बाद भी हमें सीखना है। सीखते रहना निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? और हमें अपने अज्ञान के प्रति जागरूक होना है। अगर एक सिर्फ केस रिसीविंग के अज्ञान के प्रति भी हम जागरूक हुए तो हमारा अंतरात्मा जागरूक होगा। हम हर जगह के अज्ञान के लिए जागरूक हो जाएंगे और एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ पाएंगे। सो प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी इटसेल्फ अ स्पिरिचुअल जर्नी। हमारे गुरु ने हमें कहा था कि डॉक्टर बाबू आप जो कर रहे हो ना उसी से भगवान मिलेगा, उसके लिए आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। वो हमें आज समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों कहते थे वो। तो दूसरा पार्ट ऑफ जो केस रिसीविंग है उसमें हमें एलएसएमसी ओडीपी उसको ही पूछना है। कुछ जनरल्स के बारे में भी इंक्वायर करेंगे, वो आगे की स्लाइड में देखते हैं। एलएसएमसी कंपास लोकेशन, वेयर इज द बैटल, मतलब जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें क्यों आ रही हैं? क्योंकि वाइटल फोर्स और मायाजम के बीच में युद्ध चल रहा है और ये युद्ध चल रहा है वो कहीं ना कहीं चलेगा ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको पूछें कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध कहां हुआ था? एनीवन चैट में आंसर दे सकते हैं। या तो कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कहां हुआ था? एनीवन, कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच का युद्ध इसी तरीके से अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो सब में आप मुझे एक लोकेशन देंगे कि कुरुक्षेत्र में हुआ था, हल्दी घाटी में हुआ था, पानीपत में हुआ था। तो उसी तरीके से हर मरीज के अंदर जो वाइटल फोर्स और मायाजम के बीच का जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध कहां हो रहा है? स्किन पे हो रहा है, जीआईटी में हो रहा है, लेफ्ट साइड हो रहा है, राइट साइड हो रहा है, लेफ्ट साइड किडनी में, राइट साइड किडनी में, कहां पे हो रहा है? तो उससे हमें
लोकेशन मिलेगा। उसी तरीके से सेंसेशन, व्हाट इज द वेपन, द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द पेन, क्या हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, थ्रॉबिंग हो रहा है, स्टिचिंग हो रहा है, कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा है, तो उसमें अर्जुन किस शस्त्र से युद्ध कर रहे हैं, भीम किस शस्त्र से युद्ध कर रहे हैं, दुर्योधन किस शस्त्र से युद्ध कर रहे हैं। तो युद्ध के अंदर जहां पे रथी हैं, महारथी हैं, अतिरथी हैं, तो वहां पे तीरों से युद्ध होता है। भीम जैसे योद्धा हैं, वो गदा से युद्ध करते हैं। भीम और दुर्योधन का युद्ध गदा से होता है, अर्जुन गांडीव से युद्ध करते हैं। तो हर युद्ध डिफरेंट वेपन से होता है। तो हर मरीज के अंदर, हर पैथोलॉजी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशन और कैरेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। तो हमें वो लेना है मोडालिटी, व्हेन डज इट स्ट्राइक, एग्रावेशन एंड एमिलियरेशन बेस्ड ऑन द टाइम, वेदर एंड मोशन। तो जब युद्ध हुआ कब हुआ, तो हम अगर महाभारत का अभ्यास करेंगे तो ये हुआ, भीम ने अपना शंख फूका, भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया, युधिष्ठिर ने अपना शंख बजाया, पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाया। उस तरीके से अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया, वो कब किया, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि सूरज ढलने से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा। तो इवनिंग टाइम पे, संध्या टाइम पे अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। उसी तरीके से अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में आके उनके पुत्रों का वध रात को किया। तो इसी तरीके से पेशेंट को जो दिक्कत हो रही है वो कब बढ़ जा रही है, कब कम हो रही है। पॉजिटिव मोडालिटी भी इसी के अंदर आता है। पॉजिटिव मोडालिटी का मतलब है एलिमेंट्स फ्रॉम। उसी तरीके से concomitant, who are the allies, parallel symptom that along with the chief complaint। तो कौरवों के साथ कौन थे, तो अंग देश के राजा थे कर्ण, वो कौरवों के साथ थे। नकुल और सहदेव के जो मामा थे, क्या नाम था, किसी को मालूम है? मद्र नरेश, जो कर्ण के सारथी बने थे, तो वो भी उनके साथ थे। इसी तरीके से पांडवों के साथ कौन कौन थे, तो विराट नरेश पांडवों के साथ थे, घटोत्कच पांडवों के साथ थे। तो इनको अलाइस मतलब साथ में क्या आता है, तो दिक्कत, युद्ध कहाँ हो रहा है, युद्ध किस शस्त्र से हो रहा है, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, और साथ में क्या है। पेशेंट हमें आके बोलता है डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, राइट किडनी एंगल में हो रहा है। कैसा दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, सुई सी चुभन हो रही है, पेशाब में लाल खून जैसा कुछ आ रहा है। कब हो रहा है, शाम को डॉक्टर साहब 4-5 बजे ही दर्द होता है। 5 दिनों से दर्द होता है लेकिन 4-5 बजे ही शुरू होता है। साथ में क्या होता है, तो गरम गरम खाने की बहुत इच्छा होती है। तो ये था एलएसएमसी। इस एलएसएमसी के ऊपर से हम लाइकोपोडियम की ओर जा सकते हैं। क्लियर, इतना बात समझ आ गया, कुछ डाउट एनीवन, तो हम आगे बढ़े। अब एक एक सिम्टम को हम देखते जाएंगे। मोडालिटीज देखने के लिए कैसे देखेंगे, तो स्लीप मोडालिटी है, स्लीप पोजीशन, कैसे सोना अच्छा लगता है। थर्मल मोडालिटी है, ठंड अच्छी लगती है कि गर्मी अच्छी लगती है। उसी तरीके से टाइम मोडालिटी है, 4 बजे दिक्कत होती है, 5 बजे होती है, 7 बजे होती है, मॉर्निंग में होती है, आफ्टरनून में होती है, इवनिंग में होती है। अलग अलग टाइम पे दिक्कत होती है, अलग अलग सीजन में दिक्कत होती है, विंटर में, कोल्ड में, समर में, हीट में, थंडरस्टॉर्म में। अगर थंडरस्टॉर्म से ट्रिगर होता है तो वहां पे हम फास्फोरस है, रोडोडेंड्रॉन है, इस तरीके से मेडिसिन को सोच सकते हैं। एग्रावेशन एंड एमिलोरेशन मोडालिटी आर क्रिटिकली
differentiation. A symptom's exact timing, weather, trigger often points directly to a single remedy or family. कुछ ही दवाइयों के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर साहब मेरे को वेट वेदर में ही दिक्कत होती है, जब भी बारिश का मौसम हो ना तो अस्थमा बढ़ जाता है, तो हम 10-15 मेडिसिन के अंदर ही आ गए। अब उसमें से ही सिलेक्ट करना। उसी तरीके से कुछ मेडिसिन ऐसी है, सीसोर एमिलोरेशन, वेट वेदर एमिलोरेशन, कुछ मेडिसिन में सीसोर एग्रावेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमें मोडालिटी को चेक करना है। चीफ कंप्लेन, एसोसिएटेड कंप्लेन। चीफ कंप्लेन का मतलब होता है प्राइमरी रीजन फॉर द विजिट, वो हमारे पास क्यों आए हैं। डिस्टर्ब्स डेली लिविंग, द स्टबर्न पेन, जिसको हर रोज की डे टू डे लाइफ जीने में जो दिक्कत करता है उसी के लिए मरीज हमारे पास आएंगे। तो चीफ कंप्लेन के लिए ज्यादातर हम पूरा एलएसएमसी लेने का प्रयत्न करेंगे। रिक्वायर द फुल एलएसएमसी, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कमिटमेंट। पूरी चीफ कंप्लेन है, उसको हम इस 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एसोसिएट कंप्लेन है तो उसको कौन सी कंप्लेन एसोसिएट होती है, सेकेंडरी और माइनर क्रॉनिक इश्यू, जो पेशेंट को हैबिचुअल हो गया है, पेशेंट टॉलरेट कर रहा है, तो वो हमें बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देती है। तो कई बार ऐसा होता है, यहीं पे हमें बोनी हुसैन सर को याद करना है कि चीफ कंप्लेन में हमें लोकेशन नहीं मिलती है, लेकिन एसोसिएट कंप्लेन में से मिल जाती है। तो बोनी हुसैन सर कहते हैं व्हाट इज ट्रू फॉर पार्ट इट इज ट्रू फॉर होल। जैसे पेशेंट हमारे पास आए हैं, मरीज वो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब हमें बवासीर का दिक्कत है, तो हमें उसमें से कोई साइड अफिनिटी नहीं मिल रही है, लेकिन पेशेंट मरीज हमें बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे को पथरी का भी दिक्कत है, कभी कभी पेन हो जाता है, लेकिन बहुत सालों से चल रहा है, तो अभी मैं उसके लिए कुछ कर नहीं रहा हूं। तो हम पूछेंगे किधर पथरी दुखता है, वो बोलेगा डॉक्टर साहब राइट साइड ही दुखता है, हर बार पेन राइट साइड ही होता है। तो हमें जो साइड अफिनिटी बवासीर में नहीं मिल रही थी वो एसोसिएट कंप्लेन में से या एसेसरी कंप्लेन में से मिल गई। इसी तरीके से हमारे पास पेशेंट आए, डॉक्टर साहब बहुत दिक्कत है, कमर दर्द बहुत हो रहा है, अब उसमें डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है, लेकिन एसेसरी कंप्लेन में मिला कि बार बार गम में से ब्लीडिंग हो जाती है। तो हमें तो पूरे मरीज में के सिम्टम लेने हैं, जहां से जो मिले प्रयत्न कर रहा है कि जितना बने उतना मैक्सिमम डेटा कलेक्ट हो, मतलब क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव। हम पेशेंट को वैसा माहौल दे पाए कि जहां मरीज सब कुछ अपने आप हमें बता पाए। कई बार मरीज हमारे पास आए डॉक्टर साहब इनफर्टिलिटी का दिक्कत है, मतलब हस्बैंड वाइफ आते हैं 5 साल 7 साल 10 साल शादी को हो गया है, रिपोर्ट्स में कुछ आता है या तो ज्यादातर रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पे ना कुछ साइड अफिनिटी मिलती है, वहां पे ना कुछ कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज मिलता है, ना कुछ सेंसेशन मिलता है, ना कुछ मोडालिटी मिलती है। तो क्या करना है, इसी तरीके के जो एसोसिएट और एसेसरी कंप्लेंट्स हैं उसमें से जो डेटा मिलता है उसी के बेस के ऊपर दवाई सिलेक्ट करते हैं और फिर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कुछ भी अगर मरीज हमें बता रहा है ना, वो पास्ट का भी क्यों ना हो, एक बार हमने उसी के ऊपर से भी साइड अफिनिटी निकाला था कि पहले उन्होंने राइट साइड स्टोन का सर्जरी करवाया था, या तो अपेंडिक्स का सर्जरी करवाया था, या तो उनको पहले लेफ्ट साइड हर्पीस हुआ था। तो जितना भी डेटा हमें जो मिल रहा है वो एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा सोचना है कि केस रिसीविंग इज एक्ट ऑफ प्रभु कृपा, प्रभु सामने बैठकर हमारे ऊपर कृपा की बारिश कर रहे हैं, तो उसकी एक भी बूंद वेस्ट नहीं जानी चाहिए। सब कुछ हमें जितना मिले ज्यादा मिले उतना ले लेना चाहिए। क्लियर, हम आगे बढ़े। पास्ट हिस्ट्री में लेना है सर्जरीज, उस अगर कुछ सर्जरीज, अभी बहुत सर्जरीज वाले केसेस मिल रहे हैं क्योंकि मॉडर्न एरा के अंदर मॉडर्न साइंस का बहुत प्रोग्रेस हो गया है, क्योंकि अब केमिकल सप्रेशन करते करते डिसीज सप्रेस्ड नहीं हो पाता है, तो आखिर में सर्जिकल सप्रेशन भी करना पड़ता है। और अभी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया हो रही है, आप देखेंगे तो इट इज एरा ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो सर्जरियां बहुत
हमें सर्जिकल कंडीशन देखने को मिलती है। तो पास्ट में अगर कोई सर्जरी हुई है तो कहाँ हुई है, वो सर्जरी क्यों करवाई। ज्यादातर हिस्टेक्टोमी में हम पूछते हैं, मेडिसिन डिफरेंशिएशन वहीं से हो जाता है। कुछ मरीज बोलते हैं बहुत ब्लीडिंग हो रहा था इसीलिए सर्जरी करवाई, कुछ बोलते हैं फाइब्रॉइड्स हो गए थे इसीलिए करवाई, कोई बोलते हैं दर्द बहुत होता था इसीलिए करवाई, कोई बोलते हैं फूल गई थी इसीलिए करवाई, कोई बोलते हैं कि बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे इसीलिए करवाई। तो सबका हिस्टेक्टोमी हुआ है, लेकिन रीजन ऑफ हिस्टेक्टोमी और हिस्टेक्टोमी होने के टाइम जो कंप्लेन थे वो अलग थे, वो पेशेंट का नेचर रिफ्लेक्ट करते हैं और हम होम्योपैथी में वही तो स्टडी करते हैं। तो अगर कोई सर्जरी हुई है तो वो सर्जरी क्यों करवाई, उस सर्जरी करवाने से पहले क्या दिक्कतें हो रही थी, वो सर्जरी लेफ्ट साइड हुई राइट साइड हुई किस लोकेशन पे हुई, वो सब बातें हम इंक्वायरी कर सकते हैं। उसी तरीके से चाइल्डहुड डिसीजेस के बारे में भी इंक्वायर कर सकते हैं। अगर कुछ रिकरेंट पैटर्न्स हैं, बार बार कफ एंड कोल्ड की हिस्ट्री, अस्थमा की हिस्ट्री, स्टोन फॉर्मेशन की हिस्ट्री, स्टोन फॉर्मेशन की हिस्ट्री, तो काफी पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब 7 बार ऑपरेशन करवा लिया स्टोन का, डॉक्टर साहब बार बार पथरियां हो रही हैं, बार बार पथरी निकल रही हैं। अभी हम इसी एरा में हैं, अभी जो पेशेंट आते हैं ना वो परमानेंट क्योर वाला अभी एरा नहीं चल रहा है, वो मरीज बार बार रिपीट होते हैं, वो टेंडेंसी से उनको दिक्कतें हो रही हैं कि टेंडेंसी टू रिंगवर्म, वो पेशेंट को बार बार रिंगवर्म होता है, सोरियासिस है तो बार बार स्किन लीजन्स हो रहे हैं, एक्जिमा है, अस्थमा है, इस तरीके के डिसीज अभी बार बार हो रहे हैं। तो हर बार कब होता है, किस टाइम में, किस सीजन में, किस कैसे होता है, कैसे शुरू होता है, वो सब इंक्वायर करना है। सिस्टेमिक डिसीज, अभी ज्यादातर मरीज ऐसे ही मिलते हैं जिनका डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, कोलेस्टेरॉल का, थायराइड का दिक्कत शुरू है और उसके लिए वो कुछ सप्लीमेंट्स या दवाइयां ले रहे हैं। तो वहां पे भी हम उनको इंक्वायर कर सकते हैं कि कब से शुरू हुआ, आपको कैसे पता चला आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या ये है, और तब आपको क्या दिक्कतें हो रही थी। मरीज आके बताता है डॉक्टर साहब मेरे पैरों में बहुत जलन होती थी, डॉक्टर साहब ने बताया कि आप डायबिटीज का टेस्ट करवाओ तब से डायबिटीज है। तो हमें तो सिम्टम मिल गया ना कि बर्निंग ऑफ द फीट, जो रात को भी ओढ़ के नहीं रख सकता, इतने पैर जलन कर रहे हैं। तो बातों बातों में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिलते हैं और हम उसको एक फॉर्मालिटी बना के बैठे हैं कि केस रिसीविंग ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं। जिस फ्लो में मरीज जाता है, जो कृपा प्रभु दे रहे हैं वो हमें लेनी चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए। उसी तरीके से काफी बार हम पूछते हैं आपको कैसे पता चला आपको ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर साहब पहले है ना जब भी मैं धूप में निकलूं ना तो मुझे बहुत सर दर्द हो जाता था, हाँ हाँ हाँ, और उसके बाद नपवाया तो बीपी बहुत ज्यादा था। तो हमें तो कैरेक्टरिस्टिक मिल गया वहां कि सन एग्रावेशन हेडेक, हम कुछ मेडिसिन के अंदर ही आ गए सीधा। तो वहां भी इंक्वायर करना है। और सीवियर पैथोलॉजी है, फैमिली हिस्ट्री में भी अगर कुछ डायबिटीज, बीपी इस तरीके की या कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, ऑटो इम्यून कंडीशन है तो वहां से हमें मयाजम के बारे में, मायाजमेटिक बैकग्राउंड के बारे में डाटा मिलता है और उस डाटा के ऊपर हम आगे टोटालिटी को फॉर्म कर सकते हैं। फिजिकल जर्नल्स, वेरी गुड, हमारे ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शन इसी के ऊपर बेस होते हैं क्योंकि हम बोनिक हुसैन के जो कंसेप्ट हैं एलएसएमसी, उसमें लोकेशन के लिए साइड अफिनिटी लेते हैं, सेंसेशन और डिस्चार्ज वो सेंसेशन के तौर पे लेते हैं, मोडालिटी के अंदर थर्मल मोडालिटी और स्लीप मोडालिटी को लेते हैं, और कंकोमिटेंट के अंदर थर्स्ट, एवर्जन, डिजायर, पर्स्पिरेशन, यूरिन और स्टूल, इनके अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिले तो इनको हम कंकोमिटेंट में लेते हैं। तो एलएसएमसी काम करने का एक पद्धति है, उसमें हर बार वही साइड या हर बार क्रेविंग ही कंकोमिटेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, केस के मुताबिक। लेकिन जिस केस में डेटा नहीं मिल रहा है तो फिर प्रोटोकॉल के मुताबिक जो 4 सिम्टम पूछने हैं वो पूछने हैं। लेकिन अगर अच्छा डेटा मिल रहा है तो उसमें से जो स्पॉन्टेनियस सिम्टम है उनको ज्यादा तवज्जो देनी है। थर्मल,
एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू हीट, कैन नॉट टॉलरेट हीट और समर, उनको हॉट पेशेंट कहा जाता है। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड, प्रीफर्स वार्म, उनको चिली पेशेंट कहा जाता है। एम्बीथर्मल जैसा कुछ नहीं होता, आइदर पेशेंट सेंसिटिव टू हीट होता है, आइदर सेंसिटिव टू कोल्ड होता है। क्लिनिकली हम कैसा पूछ सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं आपको पंखा कैसा चाहिए, वो बोलेगा हर सीजन में 5 पे चाहिए, 2 पंखा चलाता हूँ। अकेले हो तो एसी कितना रखते हो, एसी तो मैं 18 पे रखता हूँ, रात को मैं कवर करके नहीं सोता हूँ। ऐसे अगर सिम्टम मिले तो वो हॉट के अंदर कंसीडर होगा। वियर स्वेटर इन माइल्ड वेदर, सर पूरे घर में सबसे पहले स्वेटर तो मुझे ही चाहिए, तो वहां पे हम चिली कंसीडर कर सकते हैं। एसी तो मैं चलाता ही नहीं हूँ, चलाऊं तो ये इनको चाहिए, मेरी वाइफ को, इसीलिए चलाता हूं, नहीं तो मैं तो 27 पे ही रखूं। फैन भी मेरा बहुत स्लो ही रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। आपके घर में सबसे ज्यादा आपको ठंडी लगती है कि गर्मी लगती है, आपकी तासीर कैसी है, आप ज्यादा क्या टॉलरेट कर पाते हैं, इस तरीके के सवालात पूछे जाने चाहिए। हमारे डॉक्टर जिन्होंने ये पीपीटी बनाया है, डॉक्टर जयमिन त्रिवेदी, वो इंस्टाग्राम पे इन्हीं छोटे छोटे वीडियो बना के इन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चे आके बोलते हैं, पेशेंट बोल रहा है मुझे दोनों में अच्छा लगता है, पेशेंट इज एम्बीथर्मल। अगर एम्बीथर्मल लिखेंगे तो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन कैसे करेंगे, उसके लिए तो हमें आइदर हीट या कोल्ड की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही हमारा केस टेकिंग साउंड होता जाएगा, हम एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे, तो हम कंफर्म होते जाएंगे कि ही सेंसिटिव टू हीट बता रहे हैं पेशेंट या सेंसिटिव टू कोल्ड बता रहे हैं। लेकिन जो नए नए फिजिशियन होते हैं जिनका केस टेकिंग साउंड नहीं है, तो वो गुमराह हो जाते हैं, वो बोलेंगे पेशेंट बोथ है, एम्बीथर्मल है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक पेशेंट जो एम्बीथर्मल वाले फिजिशियन के लिए इनक्योरेबल है, क्योंकि उनको अच्छा मेडिसिन ही नहीं मिलता, क्योंकि उनको केस रिसीविंग उनका अच्छा नहीं हुआ है। वही पेशेंट कुछ ही एक्सपीरियंस्ड और अच्छे फिजिशियन के लिए, जिसका केस रिसीविंग बहुत अच्छा है, उसके लिए क्योरेबल हो गया, क्योंकि उन्होंने उस पेशेंट को सेंसिटिव टू हीट या सेंसिटिव टू कोल्ड के अंदर विभाजित कर दिया और अकॉर्डिंग टू दैट उनकी सही मेडिसिन सिलेक्ट कर ली। क्लियर? फर्स्ट पैटर्न, काफी सारे पेशेंट होते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी थोड़े थोड़े टाइम में पिएंगे, ज्यादा पानी लंबे टाइम में पिएंगे। काफी सारे पेशेंट बोलेंगे सर प्यास कम लगती है, प्यास नहीं लगती है। अगेन काफी सारे डॉक्टर्स हमें पूछते हैं कितने लीटर्स पे थर्स्टी या थर्स्टलेस डिसाइड करना चाहिए। तो लीटर्स का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। मरीज बोलता है कि उसको प्यास फील होती है, उसको प्यास लगती है तो थर्स्टी, उसको प्यास फील नहीं होती है तो थर्स्टलेस। उसमें भी हम अगर अच्छा माहौल क्रिएट करें तो हमें फर्स्ट का टाइप भी मिलेगा, स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल इंटरवल, लार्ज क्वांटिटी लॉन्ग इंटरवल, और अकॉर्डिंग टू दैट टाइप ऑफ थर्स्ट हम सीधा किसी 2 4 5 या 10 मेडिसिन के अंदर जाएंगे, सीधा डिफरेंशिएशन करके प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। दिक्कत यह है कि हमें मालूम सब है, लेकिन उसको क्लिनिकली एक्सपीरियंस करना नहीं आता है। हर बार थर्स्ट के खाने में लिखा होगा 4 to 7 ग्लासेस पर डे या तो 2 to 3 लीटर पर डे, उसका क्या करें, उससे क्या होगा? वो फिजिशियन की एक्सपर्टीज है कि वो डिसाइड करता है कि पेशेंट हॉट है कि चिली है, थर्स्टी है कि थर्स्टलेस है, और उसी एक्सपर्टीज को बोला जाता है वेल टेकन केस। और इसीलिए कहते हैं वेल टेकन केस इज हाफ क्योर, क्योंकि जो एक्सपर्ट फिजिशियन होता है वही डिसाइड कर पाता है। जो फिजिशियन को एक्सपीरियंस की कमी है वो डिसाइड नहीं कर पाता है। तो जहां पे सिम्टम ही डिसाइड नहीं हो पाते हैं तो वहां पे टोटालिटी नहीं बनती है अच्छी, और मजबूत टोटालिटी के बिना अच्छा प्रिस्क्रिप्शन संभव नहीं है। 2 3 4 प्रिस्क्रिप्शन घुमाएंगे, पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलेगा, पेशेंट चला जाएगा। वही पेशेंट दूसरे एक्सपीरियंस फिजिशियन के पास जाएगा, वहां पे वो क्लियर है कि थर्स्टी है या थर्स्टलेस है, हॉट है या चिली है, उनकी टोटालिटी मजबूत है, फर्म है, और अकॉर्डिंग टू टोटालिटी उन्होंने सिमिलिमम का सिर्फ 1 2 या 5 खुराक प्रिस्क्राइब की, और उसी पेशेंट में उनको रिजल्ट मिलेगा। मतलब कोई पेशेंट या कोई डिसीज क्योरेबल या इनक्योरेबल
केस के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर केस टेकिंग हमारा साउंड है तो हमारे लिए इनक्योरेबल केसेस भी क्योरेबल हो जाते हैं। ये होम्योपैथी की ब्यूटी। क्रेविंग एंड एवर्जन काफी सारे पेशेंटों में देखने को मिलता है। स्वीट डिजायर, चॉकलेट डिजायर, पेस्ट्रीज डिजायर, आइसक्रीम डिजायर। तो अलग अलग, उसको ऐसे नहीं पूछना है आपको स्वीट पसंद है क्या, जिसमें हाँ या ना का जवाब मिले। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं हमें, ब्रॉड एंडेड क्वेश्चन पूछे। वैसे खाने पीने में आपको क्या ज्यादा पसंद है, कौन सी चीज ज्यादा पसंद है। अगर वो सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर हम उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन सा टेस्ट पसंद है, खारा खट्टा तीखा मीठा, कौन सी चीज पसंद है, ऐसा बाद में दे सकते हैं। पहले ही ऑप्शन नहीं दे देने हैं। और हाँ या ना वाले सवाल तो बिल्कुल नहीं पूछने हैं। उसी तरीके से एवर्जन टू मीट, एवर्जन टू स्वीट, कई बार को सबको एवर्जन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। कई बार डिसएग्री देखने को मिलता है कि स्पाइसी खाता हूं ना डॉक्टर साहब, फिर दिक्कत हो जाती है, एसिडिटी हो जाता है, इसीलिए मैं स्पाइसी नहीं खाता हूं। तो उसको डिसएग्री में ले लेना है, पेशेंट को माहौल दे देना है, अपने को बहुत डिफेंसिव होके बैठना है। पेशेंट को जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में पूछ पूछ के केस डिगिंग नहीं करना है। क्लियर? हाँ, ज्यादातर पेशेंट बोलेंगे मैं सब कुछ खाता हूँ। मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो अनएक्सपीरियंस्ड फिजिशियन है, जो अनस्किलफुल फिजिशियन है, वो ऐसा ही कहेगा कि पेशेंट तो बता रहा है वो सब कुछ खा रहा है। तो जहां पे थर्मल उसका क्लियर नहीं हुआ, थर्स्ट क्लियर नहीं हुई, डिजायर एवर्जन क्लियर नहीं हुए, तो टोटालिटी बेस करने के लिए कोई ऐसे फॉर्म सिम्टम नहीं मिलेंगे, तो उस फिजिशियन को उस केस के अंदर रिजल्ट नहीं मिलेगा। ज्यादातर बच्चे हमारे पास आते हैं, उनको ऐसा ही लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन गुरुकुल के जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप है उसी के अंदर आपको इसी के ऊपर काम किया जाता है, आपको स्किल डेवलपमेंट करवाया जाता है। और आप 6 महीने 1 साल काम करने के बाद इतने साउंड हो जाते हो कि डिसाइड कर पाते हो। पेशेंट अगर ऐसा बता रहा है कि मुझे तो बधूंज भावे, मैं तो सब कुछ खाता हूं, तो वहां पे कैसे क्वेश्चन फॉर्म करना है। वैसे तो मैं भी सब कुछ खाता हूं, लेकिन सबको कुछ न कुछ पसंद होता है ना। ऐसे आपको पसंद क्या है? गुजराती में कहिए तमने वालू शू, सबसे ज्यादा पसंद क्या। यहाँ पे 100 आइटम्स पड़ी हैं तो पहली क्या लेंगे आप। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन फॉर्म करने पड़ते हैं, और ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आता है। इसीलिए गुरुकुल के ऑफलाइन वर्कशॉप के अंदर बच्चों को ऐसा ही लगता है कि हम तो जैसे आए थे वही आता था, आज भी हमें वही आ रहा है। लेकिन जब वो काम करते हैं और जब अपने आप से उनके पेशेंट ठीक होने लगते हैं जो पहले नहीं हो रहे थे, तब उनको मालूम चलता है कि हम तो यहाँ से बहुत कुछ सीख के आए, हमारे अंदर तो बहुत कुछ बदलाव आ गए। और यही चीज है, इसी चीज को देखना है। पर्सपिरेशन के बारे में पूछ सकते हैं, कैसा पसीना होता है, कितना होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, कैरेक्टर कैसा होता है, कुछ दाग वगैरह लग जाते हैं, बास वगैरह आती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछना, तुम्हारा आपके पसीने में से बास आती है, हाँ या ना वाले क्वेश्चन नहीं पूछने। आपको पसीना कैसे होता है, कैसा होता है, ऐसे। उसी तरीके से स्टूल और यूरिन के सिम्टम, डिस्चार्ज के सिम्टम, अनअफेक्चुअल डिजायर होती है। वो पेशेंट बोलेगा मेरे को कब्ज है, लेकिन हम पूछेंगे कब्ज में क्या होता है, पेट साफ नहीं होता है, 5-7 बार जाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा आता है। पेशेंट बोलेगा कब्ज है, क्या होता है, स्टूल जाने की इच्छा ही नहीं होती है 2-3 दिन तक। तो पहले में हम नक्स वोमिका जैसी दवाइयां सोच सकते हैं, दूसरे में कलकरिया काप जैसी सोच सकते हैं। पूछेंगे क्या दिक्कत होती है, डॉक्टर साहब कब्ज है, बहुत बैठा रहना पड़ता है, उसके बाद स्टूल पास होता है, तो वहां पे हम सिलिसिया जैसी दवाई सोच सकते हैं। कब्ज है, क्या होता है, डॉक्टर साहब स्टूल तो सॉफ्ट ही आता है लेकिन बहुत टाइम लगता है, तो वहां पे हम प्लेटिना है, एलुमिना है, इस तरीके की दवाइयां सोच सकते हैं। कब्ज है, क्या दिक्कत होती है, जैसे एकदम गोल गोल स्टूल आता है, बॉल लाइक स्टूल आता है, तो वहां पे हम ओपियम, नेट्रम सल्फ, इस तरीके की दवाइयां भी सोच सकते हैं। तो सब में मरीज कब्ज ही बोलेगा, लेकिन उनको माहौल देंगे तो वो कब्ज के अंदर स्टूल का टाइप सब कुछ बताएंगे। उसी तरीके से यूरिन में, डिस्चार्ज में, सब में हम
पूछ सकते हैं। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करना है कि हेयर का टाइप कैसा है। कई बार यहाँ पे खांचे देखने को मिलते हैं लाइकोपोडियम के अंदर, फुरोस ऑन फॉरहेड, कई बार हेयर फॉलिंग होता है, कई बार बाल्डनेस होता है, कई बार नोज के फे रब करना, प्रिकिंग करना, कई बार नेक के आजू बाजू बटन खुले रहते हैं, कई बार हाथों के अंदर पसीना, नाखून चबाना, होठ के ऊपर क्रैक्स होना, ड्राई लिप्स होना, इस तरीके के बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं और वो प्रैक्टिकली ही पॉसिबल है। हम थियरी में आपको सब कुछ 1 घंटे में तो नहीं बता सकते। उसी तरीके से टंग एग्जामिन कर सकते हैं कि कोटिंग कैसी है, ड्राइनेस है या नहीं है, इम्प्रिंट है या नहीं है, क्लीन है या कोटेड है, किस तरीके की टंग है। तो उसके ऊपर से भी हमें काफी सारे इंडिकेशन टंग के ऊपर से भी मिल सकते हैं। तो फिजिकल जनरल्स एंड कंप्लेंट्स ब्रॉड डेटा, उसके अंदर मोडालिटीज और एसोसिएट कंप्लेन ऐड किया तो नैरो हो गया, फनेल के तौर पे काम करता है, और लास्ट में माइंड आ गया और उसी के ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन हो जाता है। एज नोटेड इन द प्राइमरी फ्रेमवर्क, मेंटल सिम्टम एंड डिस्पोजिशंस आर यूटिलाइज्ड प्राइमरी फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ ड्रग। एग्जाम्पल के तौर पे दो मेडिसिन आ रही हैं टोटालिटी के अंदर और हमारे सामने जो पेशेंट बैठा है वो फेयर फैट फ्लेबी है, सो प्रिस्क्रिप्शन विल बी कलकेरिया कार्ब। उसी तरीके से दो मेडिसिन आ रही है टोटालिटी के अंदर और हमारे सामने जो मरीज बैठा है वो बहुत बातूनी है, तो दो मेडिसिन आ रही है तो उसमें से प्रिस्क्रिप्शन विल बी लैकेसिस। तो इसी तरीके से डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। बिहेवियरल मैट्रिक्स ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि 10 बजे का अपॉइंटमेंट है तो कुछ लोग उससे पहले आएंगे, कुछ तब आएंगे और कुछ बाद में आएंगे, कुछ कॉन्स्टेंटली वॉच चेक करेंगे, डॉक्टर के पास जाने का उतावल करेंगे, कुछ अपने बिजनेस के बातें करेंगे, लॉसेस की बातें करेंगे, कुछ पंक्चुअल होंगे, टास्क ओरिएंटेड होंगे, रिजिड होंगे, कुछ हरीड एंग्जियस होंगे। कभी ऐसा नहीं पूछना है आपको बहुत चिंता होती है, आपको ऑब्जर्व करना है। और हमारे सर हमको सिखाते थे कि मेंटल आर नेवर आस्क्ड, मेंटल आर परसीव्ड। हमें उनके बिहेवियर में से, अपने ऑब्जर्वेशन से मेंटल्स को परसीव करना है, पूछना नहीं है, डिगिंग नहीं करना है, केस को खोदना नहीं है, केस को रिसीव करना है। और ये प्रैक्टिकली अपने किसी गुरु के साथ रह के हम अपनी स्किल को डे बाय डे बेहतर कर सकते हैं। टोटालिटी सिंथेसाइज करने के लिए फिजिकल पर्टिकुलर, फिजिकल जनरल और मेंटल तीनों को साथ मिला के हम टोटालिटी बना के एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आ सकते हैं। तो ये था प्रैक्टिकल केस रिसीविंग। और स्पेशली आपके सामने जो विजुअलाइज्ड है, होम्योपैथिक गुरुकुल के डॉक्टर सेवा दे रहे हैं। पूरे गुजरात के अंदर 34 डिस्ट्रिक्ट हैं और 34 डिस्ट्रिक्ट के अंदर होम्योपैथिक गुरुकुल के कैंप्स, निशुल्क कैंप्स चल रहे हैं, जहां पे पेशेंट को फ्री में होम्योपैथिक दवाई मिलती है और रोटेशनली 1 महीने का दवाई मिलता है और हर महीने वहां पे कैंप होता है। 34 के 34 डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू है और प्रैक्टिकली गुरुकुल के वर्कशॉप में यही किया जाता है कि 3 से 6 महीना आपको हमारे साथ रह के अपनी स्किल पे काम करना होता है और जैसे ही आपकी स्किल थोड़ी डेवलप हो आपको फील्ड में भेजा जाता है ताकि आप लोगों की सेवा करें और उस सेवा की बदौलत डे बाय डे आपका केस रिसीविंग बढ़िया होता जाए। क्योंकि गुजराती में हम कहते हैं धंधो धंधा ने सिखवाड़े। हमें अपने मरीज ही सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन फॉर्म करने हैं, किस तरीके से मरीज को पूछना है, अगला क्वेश्चन कैसा होगा। लेकिन अब हमें अपने इग्नोरेंस के बारे में अवेयर होना चाहिए, हम अपने अज्ञान के बारे में जानते होने चाहिए कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं पूर्ण नहीं हूं, क्योंकि पूर्ण सिर्फ एक परमात्मा है। इस सृष्टि पे आया हुआ हर इंसान अपूर्ण है। तो अपनी अपूर्णता को देखते हुए हर बार हर मरीज हमें कुछ सिखा के जाता है, ये भावना के साथ काम करना है। कई बार ऐसा होता है कि केस रिसीविंग करने के बाद मरीज अग्री नहीं होते कि दवाई नहीं लेना है, तो भी हमें उसका आभार प्रकट करना है कि आपने हमारे केस रिसीविंग के लिए
के लिए अपना टाइम दिया, आपकी वजह से हमारी स्किल डेवलप हुई। कई बार मरीज फॉलोअप में नहीं आता है, तो भी हमारी केस रिसीविंग और टोटालिटी बनाना, प्रिस्क्रिप्शन करना, तीनों इंप्रूव हुए। ये सोच के आगे चलना है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। गुरुकुल एजुकेशन, एजुकेशन विदाउट मनी, जहां पे 1 रुपीज भी नहीं देना है और एजुकेशन मिलता है, लेकिन सेवा करनी है, काम करना है, अपने इग्नोरेंस के प्रति अवेयर होना है। समर्पण से अगर सेवा की जाए तो जरूर परमात्मा मिलते हैं, हमारी स्किल भी डेवलप होगी। आपके साथ आज केस रिसीविंग की चर्चा की, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हमारे भी क्लियर हो गए। तो हम आप सबके भी आभारी हैं कि आप सबने हमें चर्चा करने का मौका दिया। हम IFPH और साहनी सर, दीपमाला मैडम, सबके आभारी हैं कि आपने हमें यहाँ प्रेजेंट होने का मौका दिया ताकि हम डिस्कस कर पाए। हमारे पास 4 मिनट हैं, किसी को कोई सवालात हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 6354120677। अगेन 6354120677। आप हमें मैसेज करिए, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आपको सॉल्व की जाएगी। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन गुरुकुल को जोड़ने के लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लिख दिया है 6354120677, ये हमारा नंबर है। एक अच्छा क्वेश्चन है कि फिजिकल जनरल्स कम मिल रहे हैं तो मेंटल को तवज्जो देना है। पहली बात, जो सिम्टम मिले उनको तवज्जो देना है। कुछ नहीं मिलता है तो फिजिकल जनरल लेके उसको तवज्जो देना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फिजिकल नहीं मिल रहे हैं या फिजिकल लेना नहीं आता है और आप मेंटल बहुत अच्छे से ले सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए मकानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ऐसा चीज आज बताए हैं कि ये जो है 50 से लेके 60 के बीच में लोग ज्वाइन किए हैं। एक चीज हम सलाह देते हैं कि प्राकृतिक ने गला से ऊपर बनाया, मुंह, नाक, कान, आंख, तो आप बार बार शब्द बोल रहे हैं, समझे? तो पेशेंट के साथ ऐसा डॉक्टर को बनना होगा कि आंख से देखे, कान से सुने, और डॉक्टर को मुंह चुप रखना पड़ेगा। तब ब्रेन में समझ में आएगा कि यह हमारा केस टेकिंग सही है, केस रिसीविंग कर रहे हैं, है ना? तो देयर आर टू, हम डॉक्टर का सलाह दे रहे हैं, और देयर आर टू शब्द, आई और माई। आई, पेशेंट किस शब्द में बोल रहा है? आई और माई। आई बोल रहा है, इसका मतलब मैं, मेंटल सिम्टम्स के अंतर्गत है। माई बोल रहा है, इसका मतलब इसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज शानदार जानदार गुरुकुल के द्वारा दिया गया। इसी तरह से आइए, घर घर होम्योपैथिक, हर घर होम्योपैथिक का व्यवस्था आपका है, जो एकदम परफेक्ट है। होम्योपैथिक आगे बढ़ेगा, इसीलिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अब इंग्लिश सेशन का टाइम है, उनके ऊपर मुड़े। सबका धन्यवाद। हाँ, यस, नाउ थैंक यू। सर, मैं अनेबल नहीं हो रही थी, अनम्यूट नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। अब हमारा अरे इंग्लिश सेशन भी दीपमाला, खत्म हो गया, इसलिए मैं दीपमाला हाँ, पेशेंट देख रही थी, हम जान नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे तरफ से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, इसीलिए मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी खुद को। थैंक यू डॉक्टर चलिए, मनोज मकानी, आपने बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया। अब हम लोग 1 मिनट टाइम एक्सीड कर गए इंग्लिश सेशन की। सो थैंक यू। अब हमारा इंग्लिश सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी हम मंच में